हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो टुडे अगेन वी कंटिन्यू पीरियोडिक टेबल और आज हम लोग बात करेंगे बेटा अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी? पहले हम बात करते हैं उसकी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो ऐसी प्रॉपर्टीज बेटा जो फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होती हो, हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज which are repeated which are repeating which are repeating after a fixed interval is known as periodic properties। मतलब कि जो प्रॉपर्टीज फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी को बेसिकली आप कह लीजिए दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज व्हाट? मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, एटॉमिक से मतलब बेटा कि which can be explained using a single atom, can be explained using a single atom। यहां पे क्या है जिसे हम लोग एक एटम की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दे आर द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। can't be explained using a single atom। ठीक है, जिसे हम लोग सिंगल एटम की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो आपकी क्या बेटा? वो आपकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज है, मतलब कि मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं। और जिसे आप सिंगल एटम से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आपकी एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी। एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ईए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हम बात करेंगे इसका, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, जेड इफेक्टिव, इसको ऐसा लिखना, जेड उसके नीचे स्मॉल में ई डबल एफ, दिस इज व्हाट नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ब्रैकेट में लिखना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सेट्रा। तो ये वो प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि भाई हम सिर्फ एक एटम की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहीं अगर इस यहां बात करें हम लोग एग्जांपल की, तो आप कह सकते हैं कि जो रेडियस है आपका, उसे आप एक एटम की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है कि पीरियोडिक टेबल को हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हम लोग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर के फॉर्म में सब डिवाइड करते हैं। और आज जो हम लोग बात करेंगे बेटा, बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। तो सो पुट द हेडिंग, बस को फटाफट से उतारिए, फिर हम बात करते हैं अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, तो मैं हटाता हूँ बेटा, देखिए हेडिंग लिखिए आप लोग आज की, पुट द हेडिंग। फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं जहां हम लोग बात करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्टिव। इसे पढ़ते हम लोग कैसे? जेड इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही शील्डिंग इफेक्ट भी कहा जाता है, इसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। अब पहली बात तो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। और सिंपल सा रीजन है उसका कि अब जब आगे आप बाकी की प्रॉपर्टीज जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसका वहाँ यूज करना आना चाहिए। जेड इफेक्टिव स्पेशली, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, ये जो टर्म्स है ये आपको प्रॉपर्ली क्लियर होनी चाहिए, तभी आप बाकी की प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत ढंग से फोकस रखना इसमें, बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा कोई खास नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट है तो प्रॉपर्ली ग्रैब करना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो देखिए, जैसे मान लीजिए अब इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, और
ये इलेक्ट्रॉन है किसी शेल में, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका वेव नेचर भी होता है, तो ये कह देना है कि इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैविंग दिस टाइप ऑफ नेचर, दिस वेव नेचर। तो हम जज नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे है, बट ठीक है, हम समझाने के लिए मानते हैं कि ये कोई शेल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसमें है। हो सकता है इससे पहले भी शेल हो सकता है इसके आगे भी शेल हो, तो मैंने मान लिया कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से, और ये आपका जो है सिंपली वी कैन से नो न्यूक्लियस। हम लोग जानते हैं कि सारा का सारा आपका जो प्रोटॉन है वो आपका न्यूक्लियस में होता है, सब जानते हैं हम चीजें। तो न्यूक्लियस इज व्हाट द दैट पार्ट जो सारा पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करके रखता है, इलेक्ट्रॉन इज जस्ट द ऑपोजिट चार्ज, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि इन दोनों के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऑल न्यूक्लियर फोर्स, ऑल न्यूक्लियर फोर्स that is force of attraction is applicable on this single electron only, this single electron only। एक केस तो हमने मान लिया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ऑब्वियसली बात है जो आपका इलेक्ट्रॉन है सारा का सारा न्यूक्लियस का पॉजिटिव फोर्स उसकी तरफ लगेगा, वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये सुनो, अब वही अगर मैं बात करूं एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो देखना क्या चीजें होंगी। वहां से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा जेड इफेक्टिव का, स्कैनिंग इफेक्ट का। तो ये आपका फिर से न्यूक्लियस, मैंने कुछ शेल बना लिए, मैंने मान लिया कि ये आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। टेस्ट से मतलब यहां पर ये है कि इस इलेक्ट्रॉन पे हम न्यूक्लियस से लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अंदर शेल हम लोग मान रहे हैं कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो अंदर भी आपके इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से कुछ है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए हमने लिखा है कि इस पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं पे, बाकी हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन कर पाना इतना इजी नहीं है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, हम सब लोग पढ़ चुके हैं अबाउट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन हैविंग द वेव नेचर आल्सो, ठीक है। अब यहाँ कुछ बातें इस प्रकार की हैं, आप ढंग से समझना। ये ऑब्वियसली यहां पर आप देखेंगे तो ये न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाला उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यस नो। और साथ ही साथ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ। अब इन इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे आपस में, यहाँ पे आपस में, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करेगा इस इलेक्ट्रॉन पे। वही जो ये येलो लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रही है, ये कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियस की वजह से जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो क्या यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, इस मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऑल न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स से मतलब है न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया फोर्स, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इज नॉट confined to test electron only, not confined to test electron। कि अब इस न्यूक्लियस के द्वारा जो लगने वाला पॉजिटिव फोर्स है जो प्रोटॉन की वजह से, ऑब्वियसली वो सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन पे नहीं लग रहा, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप कह लीजिए एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, उसके अलावा जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है उन पे भी इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हम लोग मान रहे हैं कि ये
आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगा रहे हैं। मीन्स कि इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस के द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, एक ये फोर्स। दूसरी बात, इस इलेक्ट्रॉन में बाकी जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा फोर्स ऑफ रिपल्शन भी काम कर रहा है। इट मीन्स कि अगर मैं कहूं कि इस न्यूक्लियस का सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे नहीं लग रहा, तो ये बात सही है। तो बात आती है कि इफेक्टिवली इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, इफेक्टिवली वो कितने प्रोटॉन या वो कितना फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। आई रिपीट, इफेक्टिवली इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे हम बात कर रहे हैं उस पर कितना लग रहा होगा, इफेक्टिवली कितना फोर्स लग रहा होगा, इफेक्टिवली कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा। वहीं से बात आती है अबाउट द टर्म नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अबाउट द टर्म नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है कि इस इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअल में कितना इस न्यूक्लियस के द्वारा चार्ज लग रहा है, नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जो कहीं ना कहीं इस न्यूक्लियस का, अगर मान लो अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो सारा का सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर लगता। और चूंकि अंदर इलेक्ट्रॉन है तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये एज अ शील्ड, एज अ स्क्रीन यहाँ पर काम कर रहे हैं, एज अ शील्ड, एज अ स्क्रीन यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम बात करेंगे अबाउट द टर्म नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट और द टर्म नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट। अब दूसरी बात कि क्या मान लीजिए इसमें 20 प्रोटॉन है, तो ये 20 प्रोटॉन क्या इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं? नो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये शील्ड है, उन प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोक रहे होंगे, उस प्रोटॉन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोक रहे होंगे। यस और नो? अभी मैंने कोई डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं लिखाई, मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि यहाँ पे दो तरह के फोर्स काम कर रहे हैं और हमें कैलकुलेट करना कि इफेक्टिवली इस पर कितना न्यूक्लियर फोर्स, कितना न्यूक्लियर चार्ज एप्लीकेबल है, लग रहा होगा। यस और नो? जिसे हम लोग बोलेंगे जेड इफेक्ट। यहाँ तक बात ठीक है। अब देखो, इसी को मैं आपको ना एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा उतार लीजिए फटाफट से एक बार। ठीक है, ये जो कंडीशन मैंने बोली ना, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे मैंने दो चीजें यूज करी है। ये कंडीशन कुछ इस तरह से है कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल एग्जांपल। आप सब लोगों ने देखा होगा वाईफाई राउटर। तो राउटर, मान लो इस रूम में वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है, सपोज को मेरा फोन उस वाईफाई से कनेक्टेड है। मान लीजिए इसके जस्ट पीछे वाईफाई लगा हुआ है और यही मेरा फोन पीछे रखा हुआ है, तो वो डायरेक्टली जो राउटर है उससे, वो राउटर के थ्रू जो फोन है आपका वाईफाई से कनेक्टेड है। ये सुनो, अब मान लीजिए कि एक वॉल लगा दूं बीच में, मैं मान लो कि मैं कि इस रूम में राउटर है और मेरा जो फोन है वो पिछले रूम में इस दीवार के पीछे कहीं पे जाके वाईफाई से कनेक्टेड है। तो ये जो वॉल बीच में है, तो मान लीजिए बीच में एक वॉल है, दिस इज अ वॉल, और ये ऑब्वियसली जो वॉल के बाद जो आपका ये रूम नंबर 2 है, ये राउटर मैंने मान लिया कि रूम नंबर 1 में है, रूम नंबर 1 में। यहां मान लीजिए मेरा फोन पड़ा है या आपका मोबाइल फोन पड़ा है, आप खुद के लिए भी कंडीशन इमेजिन कर सकते हैं। तो यह तय है कि अगर ये दीवार नहीं होती तो ऑब्वियसली जो सिग्नल ये भेज रहा है राउटर, ये डायरेक्टली आप कह लीजिए कि भाई उस फोन तो चले जाते हैं। बट चूंकि यहाँ दीवार है तो कहीं ना कहीं ये राउटर तो सिग्नल लगातार भेज रहा है, बट ये जो वॉल है उन सिग्नल को यहाँ रोक रही है। ये वॉल यहाँ एज अ शील्ड, ये वॉल यहाँ एज अ स्क्रीन काम कर रही है। ये सुनो, तो उसकी वजह से जितना सिग्नल यहाँ पहुंचना चाहिए था उस फोन के पास, उतना नहीं पहुंच रहा होगा। सेम वही कंडीशन वहां पर है। दिस राउटर इज व्हाट योर न्यूक्लियस, दिस राउटर इज व्हाट योर न्यूक्लियस, एंड दिस वॉल इज व्हाट योर, ये जो आपके इनर शेल के इलेक्ट्रॉन, दिस व्हाट सम वी कैन से इनर शेल इलेक्ट्रॉन। यस और नो? और ये जो आपका फोन है, दिस इज व्हाट योर
टेस्ट इलेक्ट्रॉन, जिसपे हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं. दिस इज योर टेस्ट इलेक्ट्रॉन. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. यस और नो? यस और नो? यस और नो? ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ. आई होप आपको समझ में आई चीजें. मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, फिर वापस इस पेज पे आ जाऊंगा मैं. देखिए, वन मोर एग्जांपल. एक्चुअली मैं चाहता हूँ चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं से भी कोई डाउट ना रहे. मान लीजिए कि भाई ये मिस्टर रजनीकांत है. मिस्टर रजनीकांत, वी ऑल नो रजनीकांत. और ये किसी ग्राउंड के सेंटर में है, और इनके चारों तरफ आप देखेंगे बॉडी गार्ड्स है. चारों तरफ क्या देखेंगे आप लोग? बॉडी गार्ड्स है. और इनका फैन कहीं यहाँ खड़ा है. इनका जो फैन है, फैन समझते हैं आप लोग? कोई फैन जो यहाँ खड़ा है, और यहाँ पर आप देखेंगे बॉडी गार्ड 1, बॉडी गार्ड 2, बॉडी गार्ड 3, बॉडी गार्ड 4 एंड सो ऑन. तो अब यहाँ रजनीकांत जी की इस फैन से मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो जो बॉडी गार्ड है कहीं ना कहीं रोक रहे हैं. या सुनो, दिस रजनीकांत इज व्हाट हियर? रजनीकांत इज व्हाट हियर? इज व्हाट द न्यूक्लियस. या सुनो, अगर ये बॉडी गार्ड नहीं होते 1 2 3 4 जो मैंने मार्क किए हैं, तो ऑब्वियसली ये फैन रजनीकांत से इजीली मिल सकता था. एंड दीज बॉडी गार्ड्स आर व्हाट? दीज बॉडी गार्ड्स आर व्हाट? इनर shell electron. Yes or no? And your fan is what? The test electron. Is what? The test electron. तो ये बॉडी गार्ड यहाँ पे एज ए शील्ड काम कर रहे हैं. ये अपन न्यूक्लियस है रजनीकांत जी, एंड द फैन इज व्हाट, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसपे हम लोग इसको टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं. यस और नो? तो कहीं ना कहीं बीच में आप देखेंगे शील्ड है, स्क्रीन है, उसकी वजह से जितना इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में होना चाहिए था, रजनीकांत जी और फैन के बीच में इतना इंटरेक्शन होना चाहिए था, वो हो नहीं पा रहा. वो हो नहीं पा रहा. कहीं ना कहीं इंटरेक्शन में कुछ ना कुछ कमी है. या सुनो, तो एक बार इसको बनाइए, फिर मैं डेफिनेशन लिखाता हूं आपको, फिर आपको चीजें और क्लियर होंगी. फटाफट से प्लीज. लिखिए भाई, राइट डाउन प्लीज. डेफिनेशन लिखिए आप लोग. द decrease in force of attraction on valence test electron due to repulsion and due to inner shell electron is known as screening or shielding. Is known as screening or shielding effect. Is known as screening or shielding effect. Yes or no? Because in multi-electron system, inner shell electron act as shield or screen. क्या बात सही है? तुमने क्या लिखा? The decrease in force of attraction on valence shell due to inner shell electron, obviously उनका repulsive force होगा, is known as screening or shielding effect, because in multi-electron system inner shell electron act as shield or screen. Yes or no? तो ये हमने बात करी, हमने डेफिनेशन लिखी किसकी? इज अ डेफिनेशन फॉर शील्डिंग इफेक्ट. ये आपकी डेफिनेशन हो गई शील्डिंग इफेक्ट की. ये सुनो,
अब हम बात करते हैं अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बात करते हैं अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो उसको थोड़ा उतारिए फटाफट से, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या लिखेंगे बेटा हम लोग उसके लिए? सिंपल सी लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग, एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस, actual nuclear charge experienced by an electron in multi-electron system, is known as effective nuclear charge, is known as effective nuclear। सही है कि एक्चुअली न्यूक्लियस के द्वारा जो चार्ज या पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना एक्सपीरियंस करता है एक इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इट इज represented as Z effective equal to Z minus sigma, Z minus sigma। Z effective is what? The effective nuclear charge, effective nuclear charge मतलब कि एक्चुअल में वह प्रोटॉन, एक्चुअल में क्या है कि जो प्रोटॉन का एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है वो आपका Z इफेक्टिव। दिस Z इज व्हाट? द atomic number and this is what? sigma। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा। दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट। इसको काफी बुक्स में स्लेटर कांस्टेंट भी लिखा है, स्लेटर्स कांस्टेंट, स्लेटर्स कांस्टेंट। एक्चुअली स्लेटर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाया, उसकी हम बात करेंगे। वैसे देखो अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, मेडिकल और जेई में, मेडिकल में तो क्वेश्चन नहीं दिखा मैंने आज तक इस पर, जेई में इसमें भी क्वेश्चन नहीं दिखा। आई थिंक जेई एडवांस में भी क्वेश्चन कभी आया होगा तो बहुत पहले आया होगा, आई थिंक इट इज मोर देन 15-20 ईयर्स। बट ठीक है, फिर भी हमें पता होना चाहिए बेसिकली कि हम सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी हम बात करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे स्लेटर्स रूल, जहां हम लोग इस सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको निकालना सीखें। ठीक है, सो बता रही है, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। प्लीज लिखा, इसके बाद एक नोट लिखिए आप लोग, फिर हम बात करेंगे बाद में स्लेटर्स रूल की। नोट लिखिए, राइट ऑन प्लीज। s orbital are spherically symmetrical, s orbital are spherically symmetrical, hence it create maximum, s orbital are spherically symmetrical, hence it create maximum screening or shielding, maximum screening or shielding, and f orbital are highly diffuse, in nature, so its shielding is very very poor, ठीक है। अब मैंने क्या बात बोली वो ढंग से समझना आप लोग। देखिए, मान लो मैं एक एस ऑर्बिटल को ड्रॉ करने की कोशिश करूं यहां पर,
You all know it is a spherical symmetrical arrangement. एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स होता है वो हम जानते हैं कि इस तरह से स्फेरिकल शेप में अराउंड द न्यूक्लियस डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी आप कहते हैं कि ज़्यादा होती है। अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे रेडियल नोड एंड ऑल, बट मैं आपको सिर्फ शेप बता रहा हूँ। तो शेप जो एस ऑर्बिटल आप देख रहे हैं, इट इज अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप। वही हम लोग पी की बात करें, डम्बल शेप होता है, हम जानते हैं इस तरह से कुछ। ऐसे आगे हम डी के लिए बढ़ेंगे तो आप देखेंगे डबल डंबल होगा। अभी मैं एक्सेस वगैरह कुछ बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो शेप है वो थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। और एफ की जब हम बात करते हैं एफ ऑर्बिटल का, तो जो शेप है वो हाईली डिफ्यूज होता है, और ऐसे पेपर में बना पाना भी इजीली पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स सा होता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये काफी हद तक सिमेट्रिकल है। आप देखेंगे तो आगे चीजें थोड़ी सिमेट्रिसिटी थोड़ी डिस्टर्ब होती हुई देखी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो एस ऑर्बिटल है, वैसे भी अगर हम कंपेयर करें तो एस ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है, वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है बाकी के कंपैरिजन में। पी थोड़ा और दूर होगा, डी थोड़ा और दूर होगा, एफ थोड़ा और दूर होगा। बहुत सिंपल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, अगर न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो एस ऑर्बिटल मतलब ऑब्वियसली यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, पी ऑर्बिटल वहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में भी होंगे और आपके एफ में भी होंगे। तो एस ऑर्बिटल के केस में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी मिलने की संभावना न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक होती है, या बाकी के कंपैरिजन में वो न्यूक्लियस के बहुत नज़दीकी तौर पे पाए जाते हैं। पी थोड़े न्यूक्लियस से दूर मिलने की संभावना होती है, डी थोड़े और दूर होता है, एफ थोड़ा और दूर होता है। इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। तो अब यहाँ से एक बात निकल के आती है पेनिट्रेशन पावर की, एक बात निकल के आती है पेनिट्रेशन पावर की। दो चीजें हैं, एक तो पेनिट्रेशन पावर और एक शील्डिंग एबिलिटी। देखो, तो जो एस की, पी की, डी की और एफ का जो ऑर्डर है पेनिट्रेशन पावर का वो इस तरह से है, और ये विद इन द सेम शेल के लिए, फॉर सेम शेल। लाइक हम कह सकते हैं कि भाई 3s का पेनिट्रेशन पावर 3p से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा कह सकते हो। शील्डिंग एबिलिटी भी जो है वो s की ज्यादा है p से, d से, एंड सो ऑन। ये बात पेनिट्रेशन पावर का सिर्फ इतना सा मतलब है यहाँ पर कि कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब, बहुत पास जा सकता है पेनिट्रेट करके, मतलब जो जितना न्यूक्लियस के करीब जा सकता है वहां से हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं पेनिट्रेशन पावर। तो ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि एस ऑर्बिटल, ऑब्वियसली जो एस इलेक्ट्रॉन है उनके न्यूक्लियस के पास मिलने की संभावना बाकी से ज्यादा है। दैट्स व्हाई द पेनिट्रेशन पावर ऑफ एस पी डी एफ का जो ऑर्डर ये है, एंड ऑब्वियसली ये विद इन द सेम शेल के लिए बात की जाती है। ठीक, एक बात तो ये भी या सुनो। दूसरी बात शील्डिंग एबिलिटी की बात करते हैं। मैं इस वाले डायग्राम को हटा देता हूँ, आई होप आपने बना लिया होगा। नहीं बनाया तो बेटा बनाना जरूर, इसे रोक के पॉज करके इसको, थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा उससे। देखो, तो देखिए बेटा, ये न्यूक्लियस एस ऑर्बिटल का हमें पता है कि
जो शेप है इस तरह से स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो यहाँ कहीं भी मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है। जब पी की हम बात कर रहे हैं तो पी का जो आप शेप देख रहे हैं बेटा, वो कुछ इस तरह का, मान लो मैं यही बनाना चाहूँ सपोज करो, तो वो कुछ इस तरह का है। ये सुनो, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये शेप काफी हद तक डिफ्यूज है। तो जो शील्ड कर पाने की कैपेसिटी है, शील्डिंग एबिलिटी जो है ऑब्वियसली वो एस वाले की ज्यादा होगी, एस वाले की ज्यादा होगी। फिर डी थोड़ा और, एफ थोड़ा और डिफ्यूज है आपका। तो इसलिए मैंने जो नोट लिखा हुआ इतनी सी बात बोली है आपको कि एस इलेक्ट्रॉन का, सॉरी एस ऑर्बिटल का जो शेप है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, तो वो चारों तरफ से प्रॉपर्ली शील्ड कर पाता है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग एबिलिटी हमेशा वो किसकी होगी, वो आपके एस ऑर्बिटल, देन द पी, देन डी, देन एफ। ये ध्यान रखना हमें। और पेनिट्रेशन पावर मैंने आपको समझाया, पेनिट्रेशन पावर का सिंपल सा मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियस के पास पहुंच सकता है, वो उसके पेनिट्रेशन पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियसली बात है कि एस का हम शेप देख पा रहे हैं, तो एस इज व्हाट, मच मच मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस विद कंपेयर टू पी, डी एंड एफ, इज इट। और जब हम बात करें शील्डिंग एबिलिटी की, तो ये भी फॉर सेम शेल है। यस और नो, यस और नो। तो बस हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, शील्डिंग एबिलिटी और पेनिट्रेशन पावर का आपको ऑर्डर ध्यान रखना, आपके आगे बहुत जगह काम आएगा जब हम पढ़ेंगे आगे फर्दर एटॉमिक रेडियस, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑल। तो वहाँ ये चीज़ें शील्डिंग ऑर्डर एंड पेनिट्रेशन पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस और नो, यस और नो। तो इसको उतारो एक बार, फिर हम जो अगला पॉइंट हमारा है दैट इज द स्लेटर्स रूल, उसकी हम बात करते हैं, और कैसे हम सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। यस और नो, यस और नो। चलो, so now coming to Slater's rule. Slater's rule for calculation of sigma. कौन सा वाला सिग्मा भाई, ये वाला z इफेक्टिव इक्वल टू z माइनस सिग्मा। क्योंकि जब हमें सिग्मा का वैल्यू पता होगा तभी तो हम क्या z इफेक्टिव निकाल पाएंगे, कितना इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे। ये सुनो, जैसे कुछ रूल्स है आपको ध्यान रखने, कुछ पॉइंट्स है, और ये हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं फॉर एनएस एंड एनपी इलेक्ट्रॉन के लिए। So for single electron system, सिग्मा इज जीरो। ऑब्वियसली बात है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सारा का सारा वही तो जो न्यूक्लियस का फोर्स है उसको एक्सपीरियंस करेगा, तो सिग्मा जीरो वहां पर। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज व्हाट द जीरो वी कैन से, और विशेष स्क्रीनिंग इफेक्ट इज व्हाट द जीरो, आप उसका सभी कहते हैं जीरो स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है। फॉर सेकेंड पॉइंट, फॉर टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये ध्यान रखना पॉइंट हमें, द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज व्हाट 0.30, बेसिकली लाइक फॉर हीलियम, He में 2 इलेक्ट्रॉन आपके, उसके लिए सिग्मा का वैल्यू 0.30 फिक्स वैल्यू है। नाउ थर्ड, कॉन्फ़िगरेशन अरेंज लाइक दिस, कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट, मतलब स्लेटर ने जो अरेंजमेंट किया वो इस प्रकार से कुछ है, 1s 2s 2p 3s 3s 3p, ये कॉमा है, 1s अलग, 2s 2p अलग, 3s 3p अलग, देन 3d, उसके बाद 4s 4p एंड सो ऑन। कैसा वो यूज नहीं, बस ठीक है बुक्स में लिखा तो मैंने यहाँ लिख दिया, हम इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। नाउ द फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, फॉर ns and np इलेक्ट्रॉन, दैट इज आउटर मोस्ट शेल की बात की जा रही है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा का जो वैल्यू है, स्क्रीनिंग इफेक्ट
इज 0.35 आपको कंसिडर करना है, आपको कंसिडर करना है 0.35। हम समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग, आपको क्लियर होगा चीजें। फिफ्थ पॉइंट, फॉर फॉर inner shell electron, that is n-1 sp_d electron, स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो वैल्यू हम लेंगे वो कितना लेंगे, इज 0.80। फिक्स वैल्यू आपको ये यूज करना है। एंड द लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ वन, रेस्ट इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट is what is considered to be 1। क्या मानेंगे आप, 1 लेके चलेंगे, इज मतलब ये 3 पॉइंट बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि जो NS&P जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हम लोग जो वैल्यू यूज करेंगे 0.35 यूज करेंगे। उसके बाद जो उससे ठीक अंदर वाले n-1 वाले हैं उनके लिए हम लोग 0.80। आप देखें जितना इलेक्ट्रॉन अंदर टूवर्ड द न्यूक्लियस पहुंच रहा है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता जा रहा है। बाहर वाले का 0.35, उससे अंदर वाले का 0.80, और उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन है n-2 n-3 उन सब के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 1। तो ये तो बात है कि जितना जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा वो उतना स्ट्रांगली क्या करेगा, शील्ड करेगा, उतना स्ट्रांगली शील्ड करेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं जो ऑर्डर लिखा है मैंने आपको शील्डिंग एबिलिटी का, वो क्या है आपका S greater than SP_DF, द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसको उतार लो, फिर मैं आपको डायरेक्टली मैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे आता हूँ। ठीक है, चलो देखो, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, चलो हम पीरियड्स की बात कर लेते हैं। दैट इज लेफ्ट टू राइट। पता ना, जब भी मैं लिखता हूँ लेफ्ट टू राइट, इट मीन्स कि आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं। दैट इज फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप टू 18th ग्रुप मूव कर रहे हैं। जब भी मैं टॉप से बॉटम बोलता हूँ मतलब कि आप एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज द वे। अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन नाइट्रोजन का लेता हूँ, एक तो मैं कार्बन का लेता हूँ एग्जांपल, एक नाइट्रोजन का, क्योंकि आपको यहाँ काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट, 1s2 2s2 2p2, इज इट। और यहाँ जो है 1s2 2s2 2p3, क्लियर। अब देखो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, उसी को हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं, और उस पर कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग जेड इफेक्टिव, ये वी आर कैलकुलेटिंग जेड इफेक्टिव। तो ऑब्वियसली वैलेंस इलेक्ट्रॉन में दो, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है आपके, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम किसी एक पे बात करेंगे, ये आपका वैलेंस शेल 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस इलेक्ट्रॉन या टेस्ट इलेक्ट्रॉन मानेंगे, और उस पर कितना जेड इफेक्टिव लग रहा है बाकी इलेक्ट्रॉन की वजह से, बाकी इलेक्ट्रॉन कितना स्क्रीन कर रहे हैं, कितना शील्ड कर रहे हैं, उसकी आपसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे सुनो, यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट शेल में आपके 2 हैं और लास्ट शेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। तो देखो, तो मैंने क्या बोला कि जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है उनके लिए 0.35, या सुनो उनसे अंदर वाले के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, 0.80, और उससे अंदर वाले के लिए या उसके अलावा जितने भी हैं दैट इज फॉर 1। तो देखो अगर मैं सिग्मा का वैल्यू निकालता हूं तो लास्ट शेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है, एक पे हम टेस्ट करें बचे कितने, 3, तो 3 इंटू 0.35, यस और नो, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपके अंदर है तो दैट इज 2 इंटू 0.85। समझ में आया बेटा। लास्ट वाले पे क्या लगाया मैंने, 0.35। मैंने 3 ही क्यों लिए, 4 क्यों नहीं लिए, एक पे तो हम टेस्ट कर रहे हैं, वो तो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसी पे तो हम निकाल रहे हैं भाई, छोड़िए ना काउंट करेंगे। तो 3 इंटू 0.35 अंदर, उसके अंदर n-1 में 2 इंटू 0.85, यस और नो। तो सिग्मा का वैल्यू कितना है देखिए आप इसमें, इट इज 1.05 प्लस इट इज 1.7 आई थिंक। ठीक है, तो इसको आप जोड़ेंगे तो सिग्मा इक्वल टू व्हाट, इट इज, जस्ट अ मिनट, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, ठीक है ठीक है। तो जोड़े इसको बेटा हम लोग, याद है आपका 2.75,
ये सिग्मा है आपका, तो स्लेटर रूल से हम सिग्मा निकालते हैं। जेड इफेक्टिव निकालूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, इट इज व्हाट, जेड माइनस सिग्मा, जेड इज कार्बन का कितना भाई 6 माइनस 2.75, दैट इज 3.25। क्लियर, दिस इज द जेड इफेक्टिव फॉर कार्बन, फिक्स वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं नाइट्रोजन के लिए बात करता हूं तो अगेन सिग्मा, 5 इलेक्ट्रॉन है, एक पे टेस्ट कर रहे हैं, 4 बचे, 4 इंटू 0.35 प्लस अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 0.80 0.85 सॉरी 0.85, तो कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 1.4 प्लस 1.7, इट इज 3.1 आई थिंक। ठीक है, तो Z इज व्हाट, कितना नाइट्रोजन 7 माइनस 3.1, इट इज 3.9। सॉरी थोड़ा साफ क्लियर लिखे इसे, तो ये हमारा बेटा आया 3.1 आया। ठीक है, नाउ Z इफेक्टिव इज व्हाट, Z minus sigma, and Z for nitrogen is 7 minus 3.1 and it is 3.9। तुम यहीं से एक बात बोल देंगे कि लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ये आपका ट्रेंड हो गया कि पीरियोडिक टेबल में जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे Z इफेक्टिव हमेशा बढ़ेगा, Z इफेक्टिव हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन में ध्यान रखना है। तो ये बात करी मैंने पीरियड्स की, अब मैं बात करता हूँ ग्रुप में किसी। ठीक है, 3.25 से कितना लगेगा 3.9, ऐसे ही आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन का निकालोगे और ज्यादा आएगा, फ्लोरीन का निकालोगे और ज्यादा आएगा। क्लियर, क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल आपका अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप दैट इज टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो मैं लेता हूँ सोडियम लेता हूँ एक तो, और एक लेता हूँ पोटेशियम, दोनों सेम ग्रुप में। क्लियर, सोडियम आपका एटॉमिक नंबर बेटा 11 है, पोटेशियम जो 19, इज इट? ठीक है यहां तक, तो कॉन्फिगरेशन हमने लिखी 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लियर, यहां मैं लिख रहा हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, इज इट? यस और नो, एक बार चेक कर लो कि सही है या नहीं है। सही है, चलो देखिए फिर से वही, हम पहले सिग्मा निकालेंगे, तो इसके लिए बात करेंगे हम लोग वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे, ये आपका रेफरेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब ये तो काउंट होगा नहीं, इससे अंदर वाले n-1 वाले काउंट हो गए। n-1 वाले कितने हैं, 2 + 6 8, तो 8 × 0.85। ठीक है, और फिर n-2 वाले कितने हैं, 2 है, तो 2 × 1। बताया मैंने आपको, आउटर मोस्ट के लिए क्या लेते हैं 0.35, उससे अंदर वाले के लिए 0.85, और उसके बाद अंदर कितने भी हो उन सब के लिए 1 यूज करते हैं। ठीक है, सिग्मा इज व्हाट नाउ 8.85 8 5 46.8, ये आपका आ गया +2, इट इज 8.8। ठीक है, नाउ Z इफेक्टिव इज व्हाट, सोडियम 11 minus 8.8, दैट इज व्हाट 2.2। ठीक है भाई, ये आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आया सोडियम के लिए। सिमिलरली यहां बात करें बेटा, देखिए सिग्मा आउटर मोस्ट शेल आपका रेफरेंस हो गया, इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है। उसके अंदर 6 + 2 8, n-1 कितने 8 है, तो 8 × 0.85 प्लस उसके अंदर कितने हैं, उसके अंदर सबको हम सेम काउंट करते हैं, चाहे n-2 हो चाहे -3 हो। 6 + 2 8 + 2 10, तो 10 × 1, तो इट इज 6.8 + 10, दैट इज 16.8। तो Z इफेक्टिव इज व्हाट 19 - 16.8, दैट इज 2.
समझ में आई? तो जेड इफेक्टिव आप देखेंगे दोनों का सेम आया। तो ट्रेंड क्या है कि जनरली जनरली क्या होता है, या तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, मोस्टली आपको विद इन द ग्रुप जेड इफेक्टिव या तो कांस्टेंट मिलेगा, या फिर अगर चेंज होगा तो बहुत माइन्यूट सा होगा, और वेरी स्लाइट चेंज। देखो बेटा, ये बात जो है ना कि हम डायरेक्टली कह देना कि बढ़ेगा या घटेगा, वो मैं नहीं कह सकता यहाँ पे, बिकॉज कुछ जगह वेरिएशन है, आगे हम डिस्कस करेंगे। बट आप कहोगे चेंज बहुत स्लाइट सा होगा। मान लो कि सपोज करो किसी ग्रुप में ऐसा है कि ऊपर वाले का 2.2 है तो नीचे वाले का होता है कि 2.4 हो या 2.1 हो या 2 हो, बहुत मेजर चेंज नहीं आएगा। इज इट? तो ये हमने बात करी अबाउट द स्लेटर्स रूल, अबाउट द स्लेटर्स रूल। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर मीनिंगफुल लगा होगा। तो आज हमने बात करी बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट। बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाना बेटा इस चीज़ के, और उसके बाद प्रॉपरली जो मैंने बातें बोली हैं उनको दिमाग में रखना, बिकॉज अगले लेक्चर में जो हम बात करेंगे रेडियस के बारे में, वहाँ आपको फिर से जेड इफेक्टिव का यूज़ देखने को मिलेगा। तो ये जेड इफेक्टिव आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी चीज़ें आपके लिए आगे सिंप्लीफाई होगी। So till then, thank you so much.